तो हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम अपने इस दूसरे वीडियो को लेकर आप सभी के लिए। ठीक है, जो कि यह होने वाला आपका चैप्टर 2 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। ठीक है, जिसमें आपको फिर से मैं वही सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो लग जाइए हमारे साथ में। अगर आपको होना है बोर्ड्स में पास तो आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो हम आपको बिल्कुल पास कराएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के पास में। तो अगर आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फिर भी आप जान लीजिए व्हाट इज पॉलिनोमियल। डेडिकेशन आपको लगा के रखनी है, बिना डेडिकेशन से कुछ भी होगा नहीं। ठीक है, सो अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज मैं पीछे अपने आप को हटा लूँ अभी से ही। ठीक है, आइए पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, जिसमें कई सारे टर्म्स आते हैं। नाउ व्हाट इज बेसिकली टर्म्स क्या होते हैं? लाइक हमने लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। ये सब क्या एक तरीके से टर्म्स हैं, किसी भी इक्वेशन के टर्म्स हैं। अब इन्हीं के साथ कुछ वेरिएबल्स ऐड ऑन कर देंगे तो एक बन जाएगा, वो इक्वेशन बन जाता है। तो पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं वैसे। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? एक होता है तुम्हारे पास में मोनोनोमियल, अगेन बाइनोमियल, then trinomial, then quadrinomial, and the last one is polynomial. The name itself the chapter। ठीक है, मतलब खुद ही चैप्टर का नाम ही जो है यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, अब सबको एक बार देखते हैं हम ऐसी इक्वेशन या ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ एक सिंगल टर्म होता है। लाइक हमने सिर्फ लिखा है 4x और 5x या 7x, इस तरह का कोई भी नंबर लिखा हो, नॉट ओनली x, आप y z कुछ भी लिख सकते हो वहां पर। सपोज करो मैंने ये लिखा हुआ ऐसे करके 7xyz, तो क्या ये मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? ठीक है, एक बात सोचो, फिर मैं आंसर बताता हूं। फिर अभी ये तुम्हारा क्या हो सकता है, सोच लिया? अब देखो, ये है मोनोनोमियल। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक ही टर्म दिया है इसके अंदर में, कुछ प्लस करके आगे नहीं दिया, कुछ माइनस करके नहीं दिया हुआ है। अब जरा मैं तुम्हें दिखाता हूं बाइनोमियल की बात। ठीक है, अगर मैं एक टर्म ये ले लेता हूं 4x प्लस 5x प्लस 7x, तो क्या ये हमारे पास मोनोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? ये है तुम्हारे पास में ट्राइनोमियल। इसको दो में हटा दूंगा तो हो जाएगा बाइनोमियल, लेकिन इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा? मोनोनोमियल ही आएगा। ट्राइनोमियल की बात कर लेते तो तीन टर्म्स आ जाएंगे उसमें, लाइक 4x प्लस 5y प्लस 6z, ये हमारे पास ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, हम सबके सब नहीं पढ़ने वाले हैं, यही तीन के बाद क्या देते हैं हमारे पास, क्या हो जाती है? पॉलिनोमियल। इन्हीं टर्म्स को हम क्या देते हैं? पॉलिनोमियल। और बहुत ज्यादा हमें नहीं देखना होता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखेंगे। अब हाँ, अब इसके बाद हमारे पास अगर कोई इक्वेशन लिखी जाती है तो किस फॉर्म में लिखी जाती है? तो कैसा होता है, जो पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा, लाइक कोई इक्वेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसमें अगर मैं देखूं, ये जो ax लिखा हुआ है या bx लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है और ये 0 लिखा हुआ है, जिसमें ये x स्क्वायर क्या चीज है? एक वेरिएबल है। x क्या है? ये भी एक वेरिएबल है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म होता है, जो होता है कांस्टेंट टर्म। ये होता है हमारे पास, ये दोनों क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ये दिख रहा है तुम्हें एक्स। यहां से भी कई बार क्वेश्चन बहुत छोटा सा बनता है, वो क्या बनता है और तुम्हें दिखाता हूं मैं। ठीक है, आइए, अगर कहीं पे एक चीज लिखी हुई है, कैसे कोई चीज, मान लीजिए अगर ये ए एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। जो ए तुम्हें दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या चीज है? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी क्या चीज है? ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हमने देख लिया ए क्या चीज है, बी क्या है, सी क्या चीज है, हमने तीनों को देख लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। हमने कोफिशिएंट देख लिया, व्हाट इज एक्सपोनेंट, जरा एक्सपोनेंट भी समझ लेते हैं, पावर समझ लेते हैं इसके पास में। ठीक है, क्या क्या होता है? लाइक हमने कोई नंबर लिखा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा मान लो लिखा हुआ है, इसमें क्या एक्सपोनेंट है, क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है? ठीक है, इसको नंबर के फॉर्म में लेते हैं, लाइक 4x स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। तो क्या इसमें आप सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? सबसे पहला कोफिशिएंट, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा पावर। पावर को लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं।
ठीक है, पावर को ही एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो इसमें सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या? ये जो होगा तुम्हारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जो भी एक वेरिएबल टर्म के साथ नंबर लिखे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट कह देते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अब। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जिसको हमें देखना था। टैप कर दीजिए, सॉरी टैप कर दीजिए बस। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे देखेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अब इस चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहला जो आपने देखा होगा, कई बार पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस इन अ गिवन फिगर। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इन अ गिवन फिगर, नंबर ऑफ जीरोस इन अ गिवन फिगर। ठीक है, कितने जीरोस होते हैं गिवन फिगर के अंदर में, जरा वो आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे पता करेंगे उस चीज को? ठीक है, लाइक सपोज करो हमने एक ग्राफ बनाया है ऐसे करके। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पे हमने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, थोड़ा लंबा बना लिया ऐसे करके। इस पे कोई ग्राफ बन रही है इस तरीके से। इसमें तुम्हें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने दिए हुए हैं, तो लेट्स चेक इट आउट। जितनी बार कोई एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे इसके पास में। ठीक है, सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, तो इसमें कितने ग्राफ होंगे? इसमें देखो, इसमें कितने ग्राफ होंगे, कितने जीरोस होंगे? एक भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस तो कट ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। अब ये मान लो ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है, इसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसमें 2 जीरोस दिए हुए हैं। इसी ग्राफ को अगर ऐसे बनाता हूँ, सिर्फ टच करता हुआ जाता है, देखो सिर्फ टच कर रहा है, क्रॉस नहीं लगा रहा है। ठीक है, ये भी टच करता हुआ जा रहा है, तो कितने जीरोस आएंगे? यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो यहाँ पे 3 जीरोस हो गए, यहाँ पे नो जीरोस, या तुम 0 जीरोस कह सकते हो। यहां पर भी कितने हैं? 3 जीरोस, 1 2 3। यहां पे कितने हैं? 1 और 2। यहां पे 2 जीरोस दिए हुए हैं। तो आई थिंक अब जीरोस वाले क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे अगर ऐसा ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब अगले पार्ट पे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत छोटी सी चैलेंज चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जो आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी, जो क्लास 9th में पढ़ा होगा, और जो बच्चे 8th में नहीं पढ़े हैं वो 9th में पढ़े होते हैं, और जो बच्चे 8th में पढ़े होते हैं वो 7th में भी पढ़े होते हैं। ठीक है, तो आपको एक बहुत बेसिक चीज़ है फैक्टराइजेशन, उसका मेथड आना चाहिए। फैक्टराइजेशन के कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है अलजेब्रिकल मेथड होता है, जिसमें आप कुछ आइडेंटिटीज, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके उसको फैक्टराइज कर देते हैं, और कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसको हम यहाँ भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सपोज करो कोई एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये कोई इक्वेशन दिया है, हमें इसको करना फैक्टराइज। क्या करना है हमें इसे? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हम क्या निकालेंगे? इसके जीरोस निकालेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज जीरोस? आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, जीरोस ऑफ द इक्वेशन। बहुत ज्यादा सिमिलरिटी इन दोनों के अंदर में, कुछ भी अलग नहीं होता है। सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी वैल्यूज को पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, वेयरएज जीरोस भी वही सेम चीज होता है, जिनकी वैल्यूज पुट करने पे इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। यही होता है यहाँ पर भी। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे देखते हैं। नाउ हाउ वी विल फैक्टराइज दिस, कैसे इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये टर्म पहली बात हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स भी तो आपको पता है, ऐसे जो नंबर जो डिवाइड कर देते हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो फैक्टराइज भी उसी से रिलेटेड है वैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके तो पता नहीं करेंगे, पता कैसे करेंगे? एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये होता कैसे है? एक जरा कॉमन सा थोड़ा बहुत छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। लाइक हमने ले लिया कोई नंबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 मान लो। ठीक है, हमने कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, पता नहीं है सही होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, बस मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो हम कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। हमें क्या करना है, इस दो नंबर को ऐसा स्प्लिट करना है, यहाँ जो नंबर आएगा, ठीक है, उनका लाइक सपोज यहाँ मान लो a आता है और ये b आता है। ठीक है,
ए आता है और बी आता है, तो ए और बी को प्लस माइनस करने पे जो हमारे पास मिड टर्म है शुड बी इज इक्वल टू मिड टर्म, वेयर एज अगर मैं ए बी को निकालता हूं शुड बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, मतलब अगर मैं इस ए बी का मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस 4 और 2 के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। और एक बार इसको फैक्टराइज करके देखेंगे एक क्वेश्चन के साथ में। एक सेकंड बच्चों, रुकिए जरा एक बार। तो चलिए आइए, चलो कि हम लोग क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, आपको ये फैक्टराइज करने आना चाहिए। लाइक हमने मान लो क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हम ये भी क्वेश्चन ले सकते हैं और भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बट हम एक ही क्वेश्चन के साथ थोड़ा समझेंगे इसको। हमने आपको क्या बताया, आपको इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है, ठीक है, जिससे प्लस माइनस करने पे इसी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे इनकी और इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। हमेशा याद रखिएगा किसी भी नंबर के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके साथ खुदा होता है, लेकिन यहाँ खुदा नहीं, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, खुदा भगवान तुम जिसको मान लो, गॉड अल्लाह सब एक ही है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारे पास में, और किसी भी नंबर पे पावर भी कुछ नहीं दिया है तो यहाँ 1 ही होता है, याद रखिएगा, और यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट। कई बार क्वेश्चन में ये भी दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल वहाँ पर भी कि यहाँ से कुछ दिया ही नहीं यार। अब जो बच्चे अच्छे हैं वो तो ठीक है, जो बच्चे नहीं अच्छे हैं उनके लिए बता रहे हो सारी चीजें। चलिए आइए देखिए, अब तो हम वो दो नंबर क्या लें। सबसे पहले आप चेक करिए कि इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। तो हियर वी गॉट 8 into 1, that is -8 into 1, this will be -8। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए, तो बहुत ईजी है, क्या दिक्कत है यार। सबसे पहला नंबर ढूंढो, 1 into 8 ही 8 हो जाएगा हमारे पास, देन 2 into 4 हो जाएगा, देन 3 से तो आएगा नहीं, फिर 3 से फिर 4 से ही आएगा। दैट मीन्स यही दो नंबर हो सकते हैं। क्या हमें चाहिए था -2, हमें क्या चाहिए -2, और यहाँ पर भी हमें चाहिए -8। क्या मैं 2 into -4 ले लूँ, 2 into -4, अगर मैं इनको प्लस भी करूंगा 2 प्लस -4 तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, देखो -2 आ जाएगा और यहाँ पे -8 आ जाएगा। क्या बिल्कुल ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे क्या लिखेंगे आगे। तो इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं अब 1x², अब तो 1 उठा देते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये हो जाएगा x²। ठीक है, देन माइनस का 4x या फिर माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x लेते हैं पहले, प्लस का 2x, देन माइनस का 4x, देन माइनस का 8। ये हमारे पास में क्या आ रहा है, इसको स्प्लिट करने के बाद आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो नंबर को एक साथ और लास्ट के दो नंबर को एक साथ में कॉमन नंबर बाहर निकालेंगे। ठीक है, फॉर देयर फैक्टराइज। ठीक है, इनको फैक्टराइजेशन कंप्लीट करने के लिए यहां से तुम्हें देखो, यहाँ पे एक x भी दिख रहा है, यहाँ पर भी तुम्हें x दिख रहा है, बट यहाँ 2x दिख रहा है, x into x दिख रहा है, और यहाँ पे 2 into x दिख रहा है। तो एक x यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, क्योंकि दोनों जगह तुम्हें x दिया हुआ है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब सोचो कि x में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x² बन जाएगा, तो इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई x। अगेन नाउ इधर प्लस दिया है तो हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने में प्लस ही आना चाहिए। नाउ x का टेबल तुम कितनी बार पढ़ोगे, मुझे बताओ कि 2x आ जाए, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो x + 2 आ गया। तो अब तुम्हें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बिना सोचे समझे तुम्हें एक और ब्रैकेट बनाना है जहां पर तुम्हें x + 2 लिख देना है, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वो इस ब्रैकेट में आएगा, तभी तुम्हारा आंसर सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर इट। ठीक है, पहला पार्ट तुम सही से करो, दूसरा पार्ट तुम अपने आप लिख दो। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हें लिखना है -8 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तो मैं यहाँ ऐसा क्या नंबर लूँ जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए, मुझे ये बताओ। तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है अभी, हम यहाँ ले लेंगे -4। देखो अब नाउ -4 into x इज इक्वल टू -4x, -4 into +2 इज इक्वल टू -8। हमने कर दिया इसको फैक्टराइज। अब जो नंबर ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनको एक साथ ले लेंगे, और जो नंबर बाहर बाहर लिखे हुए इनको एक साथ ले लेंगे। तो दिस विल बी x - 4 एंड दिस विल बी x + 2। ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज। यहां से मैं निकल के आए दो फैक्टर्स, दैट मींस ये और ये बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ px। हमारे इक्वेशन के क्या थे, ये फैक्टर्स हैं। अब ये तो आपके क्वेश्चन में आएगा नहीं कि आप इसको फैक्टराइज करिए। बेसिकली क्वेश्चन कैसा आता है,
हमें अब क्वेश्चन देखना है। क्या आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया? नहीं आया तो बताना, इसके बारे में फिर दोबारा एक बार किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे बताएंगे आप सभी लोग? एक ही तरीका है यार मुझसे बात करने का, कमेंट सेशन बताइए, उसमें वहीं से मैं देखूंगा, वहीं से मैं आपके डाउट्स को चेक कर सकता हूं कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ नहीं आ रही। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ में। यही सेम क्वेश्चन दोबारा लेते हैं, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही क्वेश्चन था। हमने इसको फैक्टराइज किया, पहले तो इसको फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने पे हमें क्या मिला? फैक्टराइज करने में क्या मिला था, कुछ याद है क्या? और फिर से मैं तुम्हें बता देता हूं। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये तुमने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर देन माइनस का 4x देन प्लस का 2x देन माइनस का 8। इस बार देखो हमने उल्टा भी लिख लिया हुआ है, तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, चाहे आप उल्टा लिखिए चाहे आप सीधा लिखिए, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। अब एक सेकंड रुको जरा। चलिए आइए, थोड़ा वो कैमरे में ग्लिच जैसा लग रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो हमने इसको आपको क्या बताया कि आप इस टर्म को इधर भी लिख सकते हो, इस टर्म को इधर भी लिख सकते हो, दैट डज नॉट मैटर कि आप कहां लिख रहे हैं। द मैटर इज व्हाट कि आप इस टर्म को नेगेटिव लेंगे, इस टर्म को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं हमेशा आप इधर नेगेटिव लेंगे, हमेशा आप पॉजिटिव लोगे, ये दिमाग में मत रख लेना कि इधर पॉजिटिव लेना इधर नेगेटिव लेना, ये नहीं होता है। नंबर्स के हिसाब से देखना है, क्योंकि तुम्हें चाहिए नंबर नेगेटिव में इधर पे चाहिए, तो नेगेटिव नंबर तुम्हारा बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर तुम्हारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से अगर आप कॉमन उठाएंगे तो एक्स आपका कॉमन आएगा क्या? यहां से भी x, यहां से भी x। अब अंदर क्या लिखोगे फिर? देखो कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे तुम्हें। x के टेबल में x कितनी बार में? x बार में आएगा। अगेन यहाँ तुम्हें माइनस टर्म चाहिए तो यहाँ तुम्हारा माइनस टर्म चला आएगा। देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस टर्म तुम्हारा। अब इस x के टेबल में 4x कितनी बार में आएगा? तो 4 बार में आ जाएगा। देखो तो x माइनस 4 तुम्हारा आ गया, तो यहाँ पर भी आंख बंद करके फिर से x माइनस 4 लिख दोगे। अब ठीक है, क्या लिख दोगे? x माइनस 4। बाहर क्या लिखेंगे? देखो अब 4 के टेबल माइनस 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 का टेबल पढ़ोगे तभी जाके तुम्हारा माइनस 8 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो। देखो तो 2 इंटू एक्स पॉजिटिव का 2x, 2 इंटू माइनस 4 माइनस का 8, ये तुम्हारा हो गया। देखो फैक्टराइज, तो यहां से लिख दोगे अब क्या तुम? x माइनस 4 एक फैक्टर हो गया और x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया। यही चीज तो पहले भी आई थी, बस ये पहले आ गया था, ये बाद में चला गया था। कुछ भी अलग है? एकदम नहीं अलग है। ठीक है, आप बिल्कुल सेम तरीके से करोगे। नाउ क्वेश्चन क्या आता है कि आप फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन करते आता है। देखो मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं, फाइंड द जीरोस of polynomial px, जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ px। ठीक है, अब इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ डेटा फिर से पता होना चाहिए। वो क्या क्या डेटा है कि कोफिशिएंट, मैंने आपको पहले बता दिया कोफिशिएंट क्या चीज होता है किसी इक्वेशन का। यहां तो मैं दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 हो जाएगा। दिस इज व्हाट? सी टर्म, a b एंड c टर्म। ठीक है, यहां से आप a b c लिख भी सकते हो। यहां पे जो इस वाले डेटा से कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है एंड c की वैल्यू कितनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर साइन के साथ हमेशा लिखना होता है, बड़ी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। साइन के साथ अगर यहाँ 2 लिखा है तो -2 लिखना पड़ेगा तुम्हें। इधर पे तुम्हारा 1 हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। b के साथ में -2, c के साथ में -8, ये 3 हमें वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे हम क्या करना है? अब इसको फैक्टराइज हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। यहां से हम कुछ डेटा और निकालेंगे अभी, उसके पहले हम पता कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें रिलेशन होती है। ठीक है, सपोज अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ एनी इक्वेशन। सपोज कर लेते हैं ऐसा कि किसी भी इक्वेशन का 2 जीरोस आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्यूबिक में कितने आएंगे? 3 आएंगे। लीनियर में कितने आएंगे? वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन होता है। ठीक है, कि उसमें a बाई बी, सी बाई सॉरी a1 अपन a2, b1 अपन b2, c1 अपन c2 को नंबर के रेशियो के हिसाब से देखा जाता है कि कितने जीरोस वहां आएंगे। ठीक है, आइए अब देखेंगे यहाँ पे। देखो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है,
अगर ये जीरोस तुम्हें दिए हुए हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इनका रिलेशन फाइंड करना है। तो रिमेंबर दिस कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस विल बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सेकेंड रिलेशन क्या है, ये पहला रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा, दैट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां से तो मेरे तो फैक्टर्स दिया हुआ ना, ये तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या इनसे हम जीरोस निकाल सकते हैं? यस बिल्कुल। क्या इसको हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल। इसको भी जीरो से इक्वेट करते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो करेंगे क्या, एक लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ रही है 4 यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं -2, तो x का एक वैल्यू -2 आ रहा है, x का एक वैल्यू -4 आ रहा है। देखो तो एक को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। क्या ऐसा माना जा सकता है? यस बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि यही हमारे जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे जब इनको सॉल्व करेंगे अब तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, हमें क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन था कि जीरोस आपको फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, तो अब वेरीफाई कैसे करें, वेरीफाइंग द रिलेशन, यहां लिखो ऐसे करके, रिलेशन सब छाप देना बिल्कुल वहां से जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा छाप दोगे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, फिर हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, वेर एज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। यही पता है, अल्फा की वैल्यू +4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू, माइनस का साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो माइनस का साइन लगाएंगे। साथ में b की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ देखो, अब b की वैल्यू -2 दी हुई थी तो यहाँ पे रखेंगे अंदर -2 और नीचे क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 1, तो नीचे लिख देंगे 1। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ अल्फा की वैल्यू देखो फिर से +4, नाउ इनटू बीटा की वैल्यू -2, ये हो गया -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी दी है -8, देखो c की वैल्यू -8, अगेन बीटा की सॉरी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो +1 इधर हो गया। देखो अब और सॉल्व करते हैं इनको, इधर जब सॉल्व करेंगे इनको तो 4 -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, देखो यहाँ जाएगा 2 इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 2 को करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। देखो यहाँ भी सॉल्व करो सेम तरीके से, 4 इंटू -2 दिस विल बी -8, और यहाँ इसको भी डिवाइड करोगे तो -8 ही आएगा। यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS ही आ रहा है। तो दोनों तो हम देखो इक्वेशन को हमने प्रूव कर दिया विद देयर रिलेशन विद द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, ये भी आपके हर बार एग्जाम में आया हुआ है, मल्टीपल टाइम बहुत बार रिपीट किया गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके PDF के फॉर्म में आपको दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, या तो कहीं मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख भी देता हूं, लाइक कुछ क्वेश्चन के आपको दे भी देता हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। हाँ, एक प्रॉब्लम और आती है यहाँ पे, वो भी अभी बताता हूँ मैं, वो भी शेयर करूँगा, डोंट वरी। और एक प्रॉब्लम आती है, उसको देखना अभी। प्रॉब्लम इज व्हाट, कई बार तुम्हें ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, लाइक x² -15 दिया हो। अब बच्चे से बहुत डर जाते हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करें यार अब। ठीक है, ये तो एकदम अजीब सा टर्म दे दिया ना, इसमें a दिया है ना b दिया है c दिया है, ऐसा कुछ टर्म हमें दिख ही नहीं रहा है। लेकिन क्या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में? यस बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये x² दिया हुआ है? यस बिल्कुल, तो इसको x² लिख देते हैं। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन में 2x² लिखा है तो हम 2x² ले लेंगे। नाउ -15 दिया हुआ है तो प्लस c की जगह पे -15 तुम्हें दिया हुआ, चलो लिख दिया। लेकिन हमें bx नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम प्लस 0x लिख सकते हैं। यस बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हमारा उसी फॉर्मेट में आ गया दोबारा? यस, जो टर्म नहीं दिया उसको आप 0 के टर्म में आप लिख लोगे, आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल तरीके से जैसा बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वही मेथड आप इसको फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए, फिर जीरोस निकालिए,
जीरोस 2 निकल के आएंगे, अल्फा आएगा, बीटा आएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। वेरीफाई कर दीजिए, आपका हो गया 3 नंबर फिक्स यार। ठीक है, क्या चाहते हो अब, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको? अब इतना चीज़ तुमको करा दे रहा हूँ जिससे आप इजीली करके आप पास हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए तुमको? हाँ, जिनको और अच्छी चाहिए रैंक भैया, अच्छे और क्वेश्चन चाहिए, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन को ले सकते हो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जो उन सब बच्चों के लिए हैं जो आप क्वेश्चन को और अपने आप को बूस्ट अप करना चाहते हैं। वैसे भी क्वेश्चन हमारे पास में है, वो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, चलिए और आगे देखेंगे अभी। अब कई बार तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें अल्फा और बीटा दिया रहेगा, लाइक ऐसा नहीं, सम ऑफ द zeros are given and product of the zeros are given। ठीक है, सम ऑफ द जीरो भी दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन, ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं। आपको बनाना क्या है, गिव आउट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग दीज डेटा। ठीक है, इन सभी डेटा का यूज करके आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दीजिए। तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसका भी बहुत आसान सा तरीका होता है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो इस चीज के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, देन प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला जिससे आप किसी भी जीरोस को, अगर तुम्हें दिया है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तुम्हें दिया हुआ है, उससे आप इक्वेशन बना सकते हैं बहुत इजीली। लाइक अगर मैं तुम्हें एक नंबर भी दे दूं, एक क्वेश्चन देता हूं 1/4 एंड -1। ठीक है, 1/4 एंड -1, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे, आपको एनसीईआरटी में मिल सकता है या आरएस में, आरडी में, कहीं भी आपको मिल सकता है। ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू एनी प्रेफरेंस फॉर द बुक, बट आप क्वेश्चन मल्टीपल जगहों से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एकदम बिल्कुल ओपन है, आप तो बिल्कुल जहां चाहिए वहां से आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा यार वो तो। ठीक है, ये सपोज करो सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, दैट मीन्स अल्फा बीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये सम ऑफ द जीरोस एंड ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखानी है। तो सम ऑफ द जीरोस 1/4 दिया हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इज 1/4, तो सम ऑफ द जीरोस इज 1/4। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज -1, दिस इज -1। इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x देन प्लस देन -1। ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये 1/4 में दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 4x स्क्वायर, दिस विल बी -x एंड दिस विल बी -4। ये आपका बन के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब कई लोग को दिक्कत आती है रूट वाले में भी, तो रूट वाला भी सेम तरीके से आप रखोगे ना। सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक √2 तुम्हें दिया हुआ है एंड 5 दिया हुआ है, ऐसा 2 इक्वेशन तुम्हारे पास, मान लो ऐसा आ रहा है, पॉसिबल तो नहीं है वैसे। ठीक है, बट मान लो, क्या पता ऐसा पॉसिबल हो ना हो, आई एम नॉट सेइंग की, बस मैंने तो रैंडम ही नंबर ले लिया हुआ है। अब आप बना के देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं बनाना। ठीक है, देखना अभी फॉर्मेट क्या हमारे पास में, ये लिखना, ये हमेशा लिखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये लिखोगे, तब जाके तुम सॉल्यूशन करोगे, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ये तुम्हारे पास हो जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखना, आंसर को हमेशा एक बॉक्स में ही लिखना है तुम्हें। ठीक है, आंसर को हमेशा एक बॉक्स में लिखना है, आंसर मेंशन करना है, प्रूविंग में लास्ट में हेल्थ प्रूव्ड लिखना है, ऑलवेज रिमेंबर इट। ठीक है, अब हमें अल्फा बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ है एंड अल्फा बीटा ये दिया हुआ है, हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, ये पहला था और ये दूसरा यहाँ करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है, ओके, एंड ये x हो जाएगा, देन प्लस अल्फा बीटा कितना दिया, 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा दिया था, ये अल्फा बीटा दिया हुआ है, दिस इज 5 दिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 5, ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ठीक है, बस चैप्टर 2 से इसके अलावा और कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट जो आपका बेसिक आइडिया है चैप्टर को सॉल्व करने का वो यही है। कई बार आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं भी उसमें पीडीएफ में डाल के रखूंगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगर तुम्हें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तुम्हें दिया हुआ है तो। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा लिखा रहेगा, लाइक
के एक्स प्लस 4x प्लस वाई, कुछ ऐसा करके मान लो 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें बोलेगा कि सम ऑफ द जीरोस इतने, सम ऑफ द जीरो 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें ये तुम्हें निकाल के दिखाना है, कुछ ऐसा ही रिलेट करके क्वेश्चन देगा, ठीक है। लाइक चलो क्वेश्चन देख ही लेते हैं अभी हम लोग। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला भी क्वेश्चन देख ही लो, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है। आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन, दिस इज व्हाट के, दिस इज व्हाट योर के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना है। अब तुम्हें दिया भी रहेगा क्वेश्चन में, लाइक सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज लाइक अल्फा बीटा। तुम्हें इन दोनों में इसको एक डेटा दिया रहेगा, इसको हमें दिया रहेगा लाइक चलो यहाँ 5 मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं 5 दिया हुआ है, और ये मान लेते हैं 7 दिया हुआ है। सपोज कर लेते हैं ऐसा दिया है नहीं दिया है डज नॉट मैटर, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। हम अल्फा बीटा मान लो दिया हुआ है, हमें अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ है। हम एक ही चीज़, कोई एक ही डेटा देगा, हम यहाँ अल्फा बीटा मान लेते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम कैसे निकालेंगे? एज वी नो कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या इस क्वेश्चन से तुम्हें सी की वैल्यू पता है? 5 दी हुई है। क्या तुम्हें ए की वैल्यू पता है? यस, के दी हुई है। और तुम्हें अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है? यस दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पर मैं 7 लिख सकता हूँ? सी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, क्या नीचे के लिख सकते हैं? तो दिस विल बी 7k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 5/7। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? बिल्कुल, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आई? 5/7 आ रही है। इस तरह के क्वेश्चन भी कराते हैं तो आप बहुत इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत लंबा नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि अब आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर करानी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और ऐसे क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉट ओनली दिस वन, जितने क्वेश्चन कराए हैं आप उसको अलग अलग बुक से, अलग अलग जगहों से, जहां जहां से आपको क्वेश्चन मिल सके वहां से प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इसी कमेंट सेशन में, इसी वीडियो के कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं, या फिर आप मुझे एनी हाउ कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसी पेज पे, ठीक है। आप मुझे जब भी आप कांटेक्ट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।